चलिए, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट और कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहता है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे किसके बारे में, डिडक्शंस के बारे में, जो कि हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शंस होते हैं, 24 ईयर्स डिडक्शंस होते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने लास्ट पार्ट के अंदर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कैसे हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी इनकम आएगी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने अपने GAV को निकालना सीखा था और अनरियलाइज्ड रेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट था वो सीखा था। आज हम ये लास्ट के 3 पॉइंट और कर लेते हैं, जो कि आपकी कंप्लीट क्वेश्चन को करने में आपको मदद करेंगे। सॉरी। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है, इसको जल्दी से रीड करो क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक बार ही बताई थी कि जैसे कि सैलरी हेड के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 की, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालने में होती है, इसी तरीके से इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। जो कि अंडर सेक्शन 24A में आते हैं। ये कहते हैं कि जैसे कि आपको हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में, उसको अरेंज करने में, लीगल रिक्वायरमेंट्स की, ठीक है, बैंक के चार्जेस, इधर उधर जाने का किराया, कितने सारे खर्चे होंगे। अब हर व्यक्ति के भाई अलग अलग होंगे, तो गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मैं सबकी कैसे सुनूं भाई। तो उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेट कर लो, जिस भी पर्सन की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आए उसको ये सभी को दे दो। कहते कितनी, कहते 30%। अच्छा, कहते जैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाती है उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स हमने माइनस करना सीखा था, जो कि ऑनर ने पे किया था। फॉर एग्जाम्पल 4,02,40,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकला, म्यूनिसिपल टैक्स हमारा 20,000 मान लेते हैं, 20,000 माइनस होने के बाद, ठीक है, अनरियलाइज रेंट भी हमने क्या कर दिया, 20,000 माइनस कर दिया, देन उसके बाद टोटल मेरे पास 2 लाख रुपए बचा। कहते अच्छा, अब ये जो अमाउंट बचे उसे क्या बोलते थे, नेट एनुअल वैल्यू बोलते थे। इस नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर 30% की क्या मिलने वाली है, आपको डिडक्शन मिलने वाली है। चाहे वो नेट एनुअल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट टोटल मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30% मिलेगी। अगर मैं इसका 30% करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। मीन्स की गवर्नमेंट कहती है कि लो तुम्हें छूट दी 60,000 की, मीन्स की कोई भी ऐसे खर्चे की हो, इंश्योरेंस हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, ठीक है, बैंक की कलेक्शन हो, ऐसा कोई भी खर्चा हुआ है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 60,000 रुपये खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, 1,40,000 बच गया, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स दे दो। कहते रुको, आगे भी पढ़ेंगे 24B कि मैंने तो लोन भी लिया, उसकी भी डिडक्शंस यहाँ लेंगे, देन उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। सैलरी हेड कंप्लीट। सुनो सुनो, थ्योरी में क्या कहता है, कहता है जो की पॉइंट आपको याद रखनी है, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस कैसे पता चलेगी, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस आपकी 30% होगी, वो भी किसके ऊपर, नेट एनुअल वैल्यू पे होगी, ठीक है, जो आप निकालेंगे। अच्छा, ये एप्लीकेबिलिटी कब होगी, ये एप्लीकेबल बेटे तभी होगी, देखो यहाँ पर कुछ बैलेंस पॉजिटिव में है, यहाँ पर ये बैलेंस पॉजिटिव में नजर आ रहा है 2 लाख रुपए। अगर मैं कहूँ कि मेरा GAV होगा ही नहीं, होगा कब नहीं, जब आप अपने घर में खुद रहते होंगे। खुद रहने का मतलब क्या है कि रेंट नहीं आता होगा, रेंट नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपका NAV भी नहीं आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी नहीं आएगी, ना ही नेट एनुअल वैल्यू आएगी। तो इस सिनारियो के केसेस में स्टैंडर्ड डिडक्शन तभी मिलेगी जब यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ध्यान से सुनना, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर आपका जो NAV क्या है, नेगेटिव में है, तो उस सिनारियो के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको अलाउड नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस जब अगर नेगेटिव है तो ऑब्वियस ही बात है नीचे जो टैक्सेबल अमाउंट है वो भी क्या आने वाले, नेगेटिव आने वाले, तो उसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट थे जो कि आपको बातें ध्यान रखनी थी। पहले NAV निकालना होगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, एनुअल रेंट जो भी रिसीव हो चुका है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स जो कि ऑनर ने पे किया है, उसके बाद 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू का कर देंगे, सिंपल सोबर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 24B, ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट, सुनो। ये कहता है, जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेती हूँ, एक सेकेंड। चलिए, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए लोन लिया है आपने, ठीक है, और वो लोन लिया है आपने 30 लाख रुपए का। कहते हैं अच्छा,
और वो भी कितने परसेंट है, 10% है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट बनता है, आपने अच्छा लोन किसके लिए लिया है, आप रिपेयर के लिए ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, परचेज करने के लिए ले सकते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने लोन लिया, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने 1/11 मान लीजिए 1/11/2020 को मैंने कोई लोन लिया, और लोन लेने के बाद लिया स्टार्टिंग में, और कंस्ट्रक्शंस मेरी कंप्लीट हो गई है 1/10/2022 को। ठीक है, 2022 में मेरे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ठीक है, डेट ऑफ लोन है ये। गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन हो गए तुम्हें, हैं, इंटरेस्ट नहीं बनेगा क्या, तुम्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं है क्या। कहते एक तो तुम इंटरेस्ट लेने आ गए भाई, हैं, ऊपर से मेरा खर्चा हो रहा है, मुझे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, एक मुझे लोन का बर्डन, मुझे वर्कर्स का बर्डन, मेरे को इतना सारा बर्डन मैं कैसे फेस करूँगा, इससे अच्छा रहने देता हूँ। देखा कि ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे पर्सन पीछे हटते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जैसे जो स्कीम अपनाई थी कि सबका अपना घर होना चाहिए, तो उस सिनारियो के केस में हमने क्या किया, जो भी इंटरेस्ट, अब आप मुझे बताओ कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या कोई इनकम होती होगी। अरे इनकम छोड़ो, यहाँ तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, यहाँ तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। तो यहाँ पर ही कहती है सरकार कि ठीक है, चलो तुम्हें इस इंटरेस्ट की क्या देता हूँ मैं, डिडक्शन देता हूँ, तुम्हें इस इंटरेस्ट की पेमेंट में छूट दे देता हूँ थोड़ी सी, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 24B के तहत। अच्छा कैसे मिलेगी सर, कहते सबसे पहला स्टेप नंबर 1, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन किस साल कंप्लीट हुई, किस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हुई, वो फाइनेंशियल ईयर कंप्यूट करो। कहता मेरा 2022 में है, 1/10 फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, कहता 2022-23 मेरा फाइनेंशियल हुआ रहा। तो इसको सबसे पहले क्या करो, प्लॉट करो बेटा। कहता है कि 1/4/2022 से ये साल शुरू हुआ होगा और 31/3/2023 तक ही खत्म हुआ होगा। कहते हैं हाँ जी, आपने फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस पूरे साल को क्या कर दो तुम, एक सेकेंड, इस पूरे साल को तुम क्या कर दो, छोड़ दो। कहता क्यों, क्योंकि इस साल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन खत्म हुई, यहाँ पर आपने 1 नवंबर 2022 को इस घर को किराए पर चढ़ा दिया, रेंट पर दे दिया, रेंट से होने वाली इनकम होगी, इनकम को क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको ITR में देते हो ना, इनकम टैक्स रिटर्न में, है ना, जो कि 31 मैंने आपको बताई थी, 31 जुलाई 2000 जो भी आगे डेट है उसकी लास्ट डेट होती है। इसकी डिटेल बताते हो कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से हुई। तो इस सिनारियो के अंदर जब ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहला काम ये है कि आपको फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद आपको क्या देखना है कि वो साल छोड़ के पीछे जितने भी ईयर बच गए हैं, जितने भी महीने बच गए हैं, उसको कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे 31/11/2020 से 31/3/2021, 31/3/2022, ठीक है, मीन्स की 12 महीने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद तो अगला दिन आ गया ना, और यहाँ पर कितना हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने यहाँ पर। मीन्स की इस जो लोन लिया था 30 लाख का, उसके ऊपर 17 महीने का क्या बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है। अच्छा कितना बन रहा है, वो कहते हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ जो फाइनेंशियल ईयर आपने कैलकुलेट किया था इसका करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना है। वो कहते हैं 30 लाख है 30 लाख है। 30 लाख के ऊपर 10% करूँगा तो कितना आएगा सर, 3 लाख ही तो आएगा। कहते ठीक, एक तो ये अमाउंट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर निकाला। दूसरा हमने क्या निकाला, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकाला। मीन्स की कंस्ट्रक्शन जिस साल खत्म हुई उसको छोड़ के, उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के उससे पिछले जितने भी साल होंगे, जितने भी महीने होंगे, उस पीरियड को कैलकुलेट कर लो। अच्छा उस पीरियड में कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है, थर्ड स्टेप में आप ये कैलकुलेट करो। अच्छा कितना बनेगा, कहते 30 लाख के ऊपर 10% निकाला मैंने, तो मेरा निकला ये पूरे साल का है ना।
मुझे 1 महीने का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पूरे साल का नहीं, ठीक है, मुझे 1 महीने का निकालना है, ये तो पूरे साल का हो गया, पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगर मैं 1 महीने का निकालूँ तो 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। साल का निकालना तो फिर दोबारा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। सेम इस तरीके से ये पूरे आपको क्या दे रखा है, पूरे साल का दे रखा है, हमें 17 महीनों का निकालना है, 12 महीने इसलिए मैंने नीचे जोड़े, ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाए। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेट करूँ 30 लाख गुना में 10%, तो ये आ गया 3 लाख गुना में 17 बटे में 12, तो ये आ गया 4,25,000, ये आपका इंटरेस्ट बन गया। ये कहता है देख लो कितना इंटरेस्ट बनता है, तुम सोच रहे हो कि मैं इसके ऊपर भी इंटरेस्ट दूं, कहते हैं नहीं, हम आपको इसको डिडक्शंस देंगे। कहते हैं अगर आपको डिडक्शंस लेनी होगी इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दो। कहने का मतलब 425 को 5 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 85,000। तो हम कहते हैं इसका क्या करें, इसकी आपको पर साल लगातार आने वाले 5 साल तक आपको इस तरह से 85,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो ये सही है। करंट ईयर का प्लस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट बनता है उसको टोटल करो, और टोटल करने के बाद 3,85,000 आपको अंडर सेक्शन 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, अंडर सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल जाएगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इन चीज़ों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट करना है। दूसरे नंबर पर आपको करना है कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन जो है पीरियड को कैलकुलेट करना है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। देन उसके बाद करंट और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को जोड़ के ये आपको अंडर सेक्शन 24B के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं करंट ईयर का, ठीक है, इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, या फिर मैं कहूँ कि प्रायर इंटरेस्ट जो रेट होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। इफ द एसएससी हैज टेकन अ लोन और द एडवांसेस फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन, द रिपेयरिंग एंड रिनोवेशन, इन तीनों में से चारों में से किसी भी काम के लिए लिया हो तो आपका इंटरेस्ट बनेगा उस लोन के ऊपर। ठीक है, और उसकी डिडक्शंस आपको मिल जाएगी सेक्शन 24 ऑफ फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू। जो भी नेट एनुअल वैल्यू बनेगी उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, पीरियड प्रायर टू द ईयर in which the house or the construction shall be called the prior period interest। that means जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसको छोड़ के हम उससे पिछले वाले मंथ को कैलकुलेट करेंगे, उसे बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और उसके अंदर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो क्या होगा, प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कहला जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो ये इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट हमेशा पेबल होता है, म्युनिसिपल टैक्स हमेशा पेड होता है, ये समझाया था, याद है ये गोल धारा, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर पेबल होता है, एक्रूअल बेसिस के ऊपर होता है। ये पॉइंट अब आपका थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे बन गया है। ठीक है, क्लियर है, एक्रूअल बेसिस पे है। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद ये आपको राइट दिया जाता है कि आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिडक्शन देने के लिए रेडी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कंप्लीट। जिस साल मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई मीन्स कि इस साल मेरे ये अमाउंट निकल के आएगी, टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी, यहाँ से मुझे 3,85,000 माइनस करने का यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन द फ्रेश लोन आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन शैल ऑल्सो बी अलाउड एज अ डिडक्शन। क्या कह रहा है, सुनो, कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने लोन लिया है वो अपने पुराने लोन को पे करने के लिए सक्षम नहीं होते। मान लीजिए इसने ICICI बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, और लोन की जो रेट है वो क्या है, 10% है, सेम एज इट इज मान लीजिए। उसी तरफ से SBI कहता है कि ये लो, हम आपको 8% लोन ऑफर कर रहे हैं। तो इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्टिकुलर लोन को चुकाने के लिए SBI से भी लोन ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे ICI के लोन और इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। SBI यहाँ पे सेटल ऑफ करता रहेगा, जो इसका इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पर इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, अलाउड है। समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन द फ्रेश लोन आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ द ओरिजिनल लोन शैल बी अलाउडेड डिडक्शन। क्लियर है। अच्छा, इन केस आप इंटरेस्ट की पेमेंट करने में सक्षम ही नहीं है, मैंने कहा कि 30 तारीख आखिरी तारीख है, इसके बाद आपका
पेनल्टी चार्ज होगी। जैसे स्कूल में होता है 8 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 50 रुपये फाइन देना पड़ेगा। अच्छा, तो इस केसेस के अंदर अगर आप इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे करते तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लगेगा और साथ ही साथ आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसके लिए कोई डिडक्शन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राई करते हैं, आपको करनी है कैलकुलेशन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मिस्टर रमन है जिसने 20 लाख रुपए एज अ लोन लिए हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर को उसने लोन लिया है 15% के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और कंप्लीट हो गई कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 2023 को। प्लॉट करो इसको कि 1 अक्टूबर 2019 को उसने लोन लिया, और वो लोन कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31/3/2023 को। अच्छा, 20 लाख का उसने लोन लिया है, ठीक है, 15% के इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद ये कहता है कि कैलकुलेट करनी है वो अमाउंट को जो कि इंटरेस्ट के रूप में हमें डिडक्शन मिलने वाली है 24B के तहत, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर को देखना। इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2022-2023 है, तो जल्दी से प्लॉट कर दो, दैट्स इट। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, मीन्स कि ये साल तो हमारा बिल्कुल भी टच नहीं होगा। इससे आगे वाले साल के थ्रू हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर कि हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है कितना। अच्छा, यहाँ पर देखो 31/3/2020, 31/3/2021, 31/3/2022, कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? समझ पा रहे हैं? मीन्स कि आपको केवल अब इसके ऊपर फोकस करना है कि ये टाइम ड्यूरेशन में कितना टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, ठीक है। इसको टोटली इग्नोर करना है, ये इग्नोरिंग सेक्शन है, ठीक है। ये करंट ईयर का, क्योंकि इसका तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला गया है रूल्स के अंदर कि जो करंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसको छोड़ के उससे पहले वाले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को चेकआउट करो। मैंने कहा कि 12 महीने यहाँ हो गए, 12 महीने यहाँ हो गए हैं, यहाँ पर कितने हो गए हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने यहाँ हो गए। मीन्स कि टोटल मंथ कितने हो गए हैं? टोटल मंथ हो गए हैं 12 + के 12 + के 6, तो ये हो गया 30 मंथ। कहने का मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? ये हो गया भाई 3 लाख, ठीक है। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना है? 3 लाख का मैं 30/12 कर दूं, क्योंकि इसको भी लिखूंगी फिर मैं इसको गुणा में 30/12 करूंगी तो काम वही होने वाला है ना। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? मैं इसकी कैलकुलेशन करती हूँ। 6 के टेबल पे कट कर दे, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, यहाँ से फिर कट कर दो, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 17 × 5 = 75 होते हैं, तो 3 4, मीन्स की प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मीन्स की 30 महीने का इंटरेस्ट मेरे पास कितना मिला? 7,50,000। ये कहते हैं किसकी डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बन जाएगी, तो मतलब कि 1 साल की इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? ये आपकी अप्रोक्स हो जाएगी 1 से कट हो गया, ये हो गया 5 से कट, मीन्स कि हर साल आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की 1.5 लाख रुपए क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिलने वाली है? टोटल डिडक्शन 4,50,000 की मिलने वाली है। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये स्टेप याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। क्लियर है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं, अगर ऐसा होता है कि ओनर के पास 2 से ज़्यादा घर है और 2 से ज़्यादा घर के बाद गवर्नमेंट कहती है कि तुम लोगों के पास एक एक घर बनाना मुश्किल हो गया, तुम 5-5 घर लेके बैठे हो, तुम 4-4 घर लेके बैठे हो, मीन्स कि तुम अमीर कैटेगरी के अंदर आते हो, सुपर कैटेगरी के अंदर आते हो। कहते हैं कि नहीं सर, वो मैंने खुद बनाए हैं और मेरा शौक है घर बना के रखने का। कहते हैं ये कैसा शौक है भाई? पक्का तुमने उसको रेंट पे चढ़ाया होगा। वो कहते हैं नहीं सर, मैंने उसको रेंट पे नहीं चढ़ाया। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो उसके ऊपर रेंट दे, टैक्स दे। कहते हैं जब मैं टैक्स रिसीव ही नहीं करता तुम कैसे ले लोगे मुझसे भी टैक्स? तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 के अंदर कि अगर किसी भी पर्सन के 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हैं तो ये बोला गया है उनमें से किसी भी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी 2 को ये मानेंगे कि वो रेंटेड है, मीन्स कि उसको किराए पर चढ़ाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि तुम मान लो जो तुम्हें मानना है, मुझे तो रेंट मिलता ही नहीं है, तुम मुझसे रेंट की इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? कहती है सरकार कोई दिक्कत नहीं है,
हमारे पास बहुत तरीके हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड रेंट होगा, इसकी मिनिमम अमाउंट होगी रेंट की, हम वही क्या ट्रीट कर लेंगे, आपका जीएवी ट्रीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब आप, हाँ कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए जीएवी जिसका भी एक्सपेक्टेड रेंट जिसका लो होगा ना, आप इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए, कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कहते हैं तुम्हारी छूट है, कोई भी तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी को हम अपने आप रेंटेड मान लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी हाउस क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा? क्या उसके ऊपर कोई डिडक्शन मिलेगी? क्या म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी? ठीक है, क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी? तो क्वेश्चन आएगा नील नील नील, एक की डिडक्शन मिलेगी। किसकी? इंटरेस्ट की। कि लोन तो ले लिया, अच्छी बात है, बट इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। चेकआउट करनी पड़ेगी आपको दो कंडीशंस। क्या? ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटे नील इसलिए है क्योंकि आप जिस घर में रह रहे हो उस घर में मतलब किराया दोगे क्या? अपना जब खुद का घर होता है आप उसको किराया देते हो क्या अपने पापा को, दादाजी को? नहीं ना। तो वहाँ पर जीए भी हमारा क्या होगा? ये नील होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एनए क्या होगा? ये भी नील होगा। अच्छा, चाहे आपका खुद का घर है चाहे आप किराए पर दे रहे हो, ठीक है, जो ओनर होता है उसे क्या करना पड़ता है? उसे क्या करना पड़ता है? म्युनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। जब अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस टाइम म्युनिसिपल टैक्स आपके लिए अलाउड नहीं होता, मीन्स की डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, वो पे करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट के डिडक्शंस अलाउड होते हैं जो लोन पे होती है। अच्छा, कितनी होगी? वो कहते हैं कि चेकआउट करो। क्या चेकआउट करूं? कि 2 लाख वाली डिडक्शन लेनी है, 30,000 लेनी है? तो हर कोई सोचेगा कि हाँ भाई 2 लाख वाली ले। कहते अगर आपके घर जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था वो पर्पस अगर आपका 5 साल तक कंप्लीट नहीं होता है तो आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। अगर पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो आपको 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी। क्या समझ में आया? कहने का मतलब अगर कंस्ट्रक्शन टाइमली कंप्लीट हो जाती है विद इन 5 ईयर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का, तो आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको 30,000 की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है? कंपोजिट रेंट की जो ट्रीटमेंट है मैंने पार्ट नंबर 1 में समझाया था, ठीक है, आप उसको देख लेना। रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट, ये क्या बात कह रहे हैं कि ऐसा रेंट जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि रेंट नहीं मिला सर, हम कैसे दें? लाओ दिखाती हूँ तुम्हें कहाँ पढ़ाया था। कह रहे हैं कहाँ पढ़ाया था मैम? कंपोजिट रेंट है। इतने नालायक बच्चे हैं, ये याद है कंपोजिट रेंट? कितना ऐसे खुला खुला करके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे मैंने इसमें, है। टीवी भी दिया था मैंने तुम्हें, फ्रिज भी दिया था, है, गैस लाइन, वाटर पाइप दिया था, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी सर्विस दी थी। इसी तो बोलते कंपोजिट रेंट। इसकी टैक्सेबिलिटी बताई नहीं थी कि खाली रूम का अगर पता लग जाए तो आप हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे, अगर सर्विसेज का पता लग जाए तो अदर सोर्सेज में आएगी। अगर इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो या तो पीजीबीपी में जाएगी, अदर सोर्सेज में जाएगी। हाउस रेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं। रिवीजन तो करते ही नहीं हो, है? बिना रिवीजन के काम कैसे चलेगा? अच्छा, अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या बताया था? ऐसा रेंट जो कि क्या नहीं हुआ है, आपको मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि किराएदार क्या हो गया? भाग गया है, छोड़ के चला गया है, पहले ही चला गया, या फिर 3-4 महीने लगातार रह गया है, पर उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो आपको ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी थी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेने के लिए। कोर्ट के सामने आपने केस किया, ठीक है, उसमें लिखा हुआ 4th पॉइंट कि आपने कोई भी लीगल प्रोसीजर किया होना चाहिए। अब जैसे ही मुझे वो अनरियलाइज रेंट मुझे रिकवर हो जाता है तो क्या होगा? क्या होगा इस केस में? जो इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि देखो हमने तुमने कंप्लेंट की थी, हमने उसके ऊपर काम किया, तुम्हें जो 2 लाख रुपए नहीं मिले थे रेंट के वो तुम्हें मिल गए, क्या तुम खुश हो? टैक्स पेयर कहता है हाँ जमा बिल्कुल अच्छे वाला खुश हूँ। कहते हैं अच्छा जी अब हमें भी खुश कर दो। कहते तुम्हें कैसे खुश कर दूँ मैं? इसको इतना सुनते ही उदास हो गया कि अब ये कहेंगे कि लाओ टैक्स दो। ये कहते हैं कि अगर आपको अपना पीछे जो रेंट नहीं मिला था अगर वो मिल जाता है तो इस सिनारियो के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। पर ये कहता है कि जब मुझे टैक्स नहीं मिला था, मेरा 4 लाख रुपए इनकम बन रही थी, उसमें से मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले थे तो मैंने आपने लेस किए थे? कहते हाँ किए थे। बचे कितने थे आप बता रहे हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को 2 लाख बचे थे, तो आपने डिडक्शन भी तो सर 2 लाख के ऊपर दी थी, आपने डिडक्शन भी तो 2 लाख के ऊपर दी थी। कहते हैं हाँ,
तो अब मेरे जो 2 लाख अभी रिसीव हुए हैं, चलो इसको 50 कर लेते तो कि तुम्हारे डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए। पहले आपने 2.5 लाख के ऊपर डिडक्शन दी थी, क्या आपने 2 लाख पे दी थी? नहीं दी थी। तो ये कहते हैं कि अब मैं 2 लाख के ऊपर टैक्स पे करूंगा, तो पहले मुझे डिडक्शन दो। कहते देंगे तो सही, तुम पहले टैक्स देने के लिए राजी तो हो जाओ, ठीक है। तो डिडक्शन तो आपको हर हाल में मिलेगी, चाहे आपको आपकी इनकम आपको कभी भी मिल जाए, बट वो टैक्सेबल, आप टैक्स पे करोगे तो उस टाइम आपको 30% मिलेगा। चाहे उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो या ना हो, डजेंट मैटर, आपको इनकम मिल गया, टैक्स दो, ठीक है। अच्छा, इस इनकम के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए कि आपने टेनेंट से, किराएदार से कहा कि तू मेरे पैसे लेके भाग गया था 6 महीने, इसकी वजह से अगर मैं इस पैसों को कहीं और जमा करवाता तो मुझे इतना पैसा मिल जाता, मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये इसका इंटरेस्ट मिल जाता। कहते अच्छा, तो कहते ये भी दे। अगर इसको ये मिल जाता है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज में। क्लियर है? नेक्स्ट जाता है, इफ द एसएससी इज इनकर्ड एनी एक्सपेंसेस, अगर कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है, मीन्स कि उसको इसने बहुत ढूंढा, खुद भी ढूंढा, पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, इसने बहुत सारा खर्चा कर दिया, मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें ये अलाउड नहीं है, इनकम हो रही है, उसके ऊपर टैक्स दो, टाटा बाय बाय, तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं जब अपनी रिकवरी का पॉइंट आ रहा है सेक्शन 25A का। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यह मैंने आपको बता दिया। एरियर ऑफ रेंट का मतलब भी कुछ इसी तरीके से है। क्या कहते हैं कि जो मान लीजिए मिस्टर एक्स है और यहाँ पर मिस्टर वाई है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को किराए पर दे रखी थी फैक्ट्री, इसने कहा 50,000 रुपये खर्चा की रेंट है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद मिस्टर एक्स कहते हैं कि अब किराया बढ़ गया है भाई, 70,000 रुपये लूँगा। मिस्टर वाई कहता है नहीं सर, नहीं देता, क्योंकि मार्केट में सभी जगह 50 चल रहा है। मिस्टर एक्स कहता है कि नहीं अगर तुम्हें लेना है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। थोड़ा सा क्या था, मेजोरिटी में था, ये थोड़ा सा माइनॉरिटी में था, कहने का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल मिस्टर वाई था। तो इसने कहा कि मैं तो 50,000 दूंगा और मैं तुम्हारी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये गया भागा कोर्ट के पास, कहता है कोर्ट सर कहता है कि सर मैं अपनी प्रॉपर्टी का, ठीक है, टैक्स अमाउंट बढ़ा रहा हूँ और वो मुझे दे नहीं रहा। तो कोर्ट ने क्या किया, इसने मान लीजिए 1/11/2019 को अपना केस फाइल किया और कोर्ट ने आज, ठीक है, आज 1 अक्टूबर 2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया कि हाँ मिस्टर एक्स तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर 70,000 रुपये किराया होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि इतने साल तक मुझे 20,000 रुपये नहीं मिले, वो भी 20,000 रुपये पर मंथ नहीं मिले। और कितने साल नहीं मिले? 2019 से लेकर 2000, इसको भी मैं 11 कर देती हूँ, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में इसकी 5 साल तक मुझे लगातार किसी भी तरह का ये 20,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले, जो कि मेरे लिए नुकसानदायक है। तो क्या मुझे नहीं मिलने चाहिए सारा का सारा अमाउंट? कहते हैं हाँ, ये सारा का सारा अमाउंट कैलकुलेट कर लेना और इसके ऊपर 30% डिडक्शन लगा देना। ये जो अमाउंट बनेगा ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, ठीक है, और ये आपका रिसीव्ड अमाउंट होगा। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं एरियर ऑफ द रेंट। एरियर ऑफ द रेंट केवल वही जो आपको मिला नहीं है, 20,000 रुपये जो मिले नहीं। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। ओके जी, हाउस प्रॉपर्टी हेड भी आज खत्म हुआ, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है इस पूरे चैप्टर को, एक एक चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। सो आप क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनकम टैक्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, रिसेंटेड है, ठीक है। अगर आप इन चैप्टर की PDF लेना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 7 की, सो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करने होंगे। ओके, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी गिवन है। सो वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए टीम के साथ और वो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे कैसे आप इनको एक्सेस करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस के अंदर या फिर किसी कंसेप्ट के अंदर, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। आज हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे या तो कैपिटल हेड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, चलिए तो